चलिए प्यारे बच्चों, इस बार हेलो माय डियर स्टूडेंट्स करे बगैर स्टार्ट करते हैं CT3 मेंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉल टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, है ना। अब बेटा ये कह रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कर रहा है, रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है? जब वर्टिकल से धागे का एंगल 90 होता है, जब धागे का वर्टिकल से एंगल 90 होता है। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूं बेटा? बात कर रहा हूं मैं CT3 मेंस की, है ना। लिख देते हैं एक बार फटाफट से, बहुत ही शानदार। अब देखिए यहां पर जब एंगल थीटा है तो mg का प्यारे बच्चों एक कंपोनेंट इधर आएगा mg cos थीटा, हाँ ना बोले, और इधर को आएगा mg sin थीटा। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में प्यारे बच्चों एक ही फोर्स है, जबकि रेडियल डायरेक्शन में दो फोर्स है, t और mg cos थीटा। रेडियल एक्सेलरेशन तो वैसे भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं v स्क्वायर ओवर r, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों क्या होगा? g sin थीटा, विच विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90। क्या ये बात समझ में आ रही? जब यहां पे होगा, है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है g, और रेडियल एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों मैक्सिमम कहां पे होगा? जहां पे रफ्तार मैक्सिमम होती है, दैट इज यहां पे, हाँ ना बोले। और मिनिमम कहां पे होगा प्यारे बच्चों? यहां पे। और मिनिमम रफ्तार टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी हो सकती है? क्रिटिकल वेलोसिटी अंडर रूट RG, क्योंकि कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो रहा है, दैट इज मिनिमम वेलोसिटी कहां पे एग्जिस्ट करेगी? मिनिमम वेलोसिटी हर केस में वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगी, और मिनिमम वेलोसिटी किसी भी केस में जो मिनिमम हो सकती है वो तब होगी, जो प्यारे बच्चों जब टेंशन जीरो होगी, है ना। टेंशन जीरो होती है उस टाइम क्रिटिकल वेलोसिटी होती है व्हेन पार्टिकल इज अबाउट टू लीव द सर्कुलर पाथ। वो जो कंडीशन होती है जब टेंशन जीरो हो जाती है, क्योंकि जब टेंशन जीरो होगी तो वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ को जस्ट छोड़ सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो बेटा यहां से जो वेलोसिटी आती है प्यारे बच्चों, जो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो आती है अंडर रूट RG। कितनी आती है? किसी भी थीटा पे टेंशन जब जीरो होती है, अगर मान लो थीटा पे सर्कुलर पाथ को छोड़ने वाला हो, टेंशन जीरो होती है, तो उस टाइम बेटा थीटा पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज अंडर रूट RG cos थीटा, दैट इज अंडर रूट RG cos थीटा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना। तो बेटा अंडर रूट RG अगर वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर ओवर r, that is g, that is minimum radial acceleration is g and maximum tangential acceleration is also g। और बेटा जब minimum acceleration हो रहा है रेडियल यहां पे, तो बेटा मैं कह सकता हूं यहां पर जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो तो g से ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहां स्पीड ज्यादा होगी, और अगर v ज्यादा होगा तो v स्क्वायर ओवर r रेडियल एक्सेलरेशन 100% ज्यादा होगा। तो यहां पर रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा g से ज्यादा होगा। तो जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तब भी रेडियल एक्सेलरेशन उससे ज्यादा है, और हर केस में इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा ही होगा। रेडियल एक्सेलरेशन कभी भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर नहीं हो सकता है, ना ही कम हो सकता है, हमेशा रेडियल एक्सेलरेशन ज्यादा ही होगा, बिकॉज मैक्सिमम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज g, जब mg पूरा का पूरा इधर आ रहा है ना। लेकिन मिनिमम रेडियल एक्सेलरेशन तब g आ रहा है जब यहां पे, और इस कंडीशन में तो वेलोसिटी और ज्यादा होगी, नीचे होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, तो रेडियल एक्सेलरेशन और भी ज्यादा होगा। ये सोच के सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन कहां कहां पे आएंगी ये पूछ रहे हैं। तो एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब अभी मेरे को सर मिले बता रहे थे कि एक्सट्रीमम्स बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा को, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, ये दो एक्सट्रीम्स हैं जहां पे रेडियल एक्सेलरेशन मैक्सिमा होगा और यहां पर रेडियल एक्सेलरेशन का मिनिमा होगा, है ना, क्योंकि यहां स्पीड मिनिमम है तो रेडियल एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों मिनिमम है। कर्टन बंद करेंगे, है ना। तो रेडियल एक्सेलरेशन वहां पर क्या है प्यारे बच्चों? मिनिमम है। क्या ये बात समझ में आ पाई है? और यहां पर रेडियल एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। तो जहां पर रेडियल एक्सेलरेशन मैक्सिमम या मिनिमम हो रहे हैं, धनुष जहां पर रेडियल एक्सेलरेशन मैक्सिमम या मिनिमम हो रहे हैं वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है प्यारे बच्चों? 0। mg का कोई कंपोनेंट नहीं है टेंजेंट के अलॉन्ग। कह दो आगे, हाँ ना बोले। तो ये पहला क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है बेटा सेकंड क्वेश्चन, जहां पर कह रखा है Q1 Q2 दो चार्जेस हैं जिनकी इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों मेरे को कह रखी है 1 माइक्रो जूल है, और n चार्जेस हैं। कह रहे हैं जब Q1 को रिमूव करते हैं, बाकी सबसे सेपरेट करते हैं Q1 को, तो जब Q1 को सेपरेट करते हैं प्यारे बच्चों बाकी सबसे, जब Q1 को सेपरेट करते हैं बाकी सबसे, तो हम देखते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल 100 माइक्रो जूल थी वो 90 रह जाती है। जब Q1 नहीं होता है तो 90 हो जाती है। जब Q1 नहीं होता है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी 90 रह जाती है ना। और जब Q1 Q2 दोनों ही नहीं होते हैं, जब Q1 Q2 दोनों ही नहीं होते हैं तो कह रहे हैं 82 हो जाती। क्या ये बात समझ में आई? तो बेटा Q1 को हटाया तो 10 से डिक्रीज हुई, तो Q1 की जो पोटेंशियल एनर्जी बाकी चार्जेस के साथ है दैट इज 10, दैट इज 10, n-1 चार्जेस के साथ Q1 की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 है, और Q2 के साथ तो 9 है। Q1 Q2 की तो 1 है पोटेंशियल एनर्जी, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था। तो Q1 की बाकी सबके साथ मिला के 10 है, क्योंकि 100 से 10 हो गई।
क्योंकि 100 से 90 हो गई, दैट इज 10 घट गई, तो पोटेंशियल एनर्जी में प्यारे बच्चों डिक्रीज कितना आया है? 10 का डिक्रीज आया है। कितने का डिक्रीज आया है? 10 का डिक्रीज आया प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई 10 से, है ना। और दैट इज Q1 की जो पोटेंशियल एनर्जी n-1 चार्जेस के साथ है वो 10 है, लेकिन Q1 Q2 की तो बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 है, तो Q1 की बाकी n-2 के साथ कितनी हो जाएगी? 9। कितनी हो जाएगी? 9। अब Q2 को हटाने से 8 से डिक्रीज हो रही है, तो Q2 की पोटेंशियल एनर्जी n-2 चार्जेस के साथ 8 है, हाँ ना बोले, क्योंकि Q1 तो जा ही चुका था। अब Q2 जब हटेगा तो Q2 की बाकी सबसे जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है वो डिक्रीज करेगी। कह दो आ गया समझ में? तो Q2 की जो बाकियों के साथ पोटेंशियल एनर्जी वो 8 है और Q1 के साथ 1 है, तो Q2 की पोटेंशियल एनर्जी n-1 चार्जेस के साथ भी 9 होगी, और 1 और 2 ऑप्शन करेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि हमने एक पत्थर को फेंका है ना, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, 37 डिग्री एंगल पे फेंका है। कितने डिग्री एंगल पे फेंका है? 37 डिग्री एंगल पे फेंका है। कंपोनेंट्स हो जाएंगे 8 और 6, ये फिजिक्स वालों के, है ना, फेवरेट एंगल है और ये फेवरेट वेलोसिटी है ना। अब प्यारे बच्चों यहां पर ये जब ये इस जगह पहुंचेगा, है ना, कह रहे हैं इंसान ने फेंका और वो खुद भागने लगा ए एक्सेलरेशन से 1 सेकंड के लिए, और फिर जो वेलोसिटी अटेन करी उसी से लगातार दौड़ा और उसने बॉल को कैच कर लिया, उसने बॉल को कैच कर लिया। अब हमसे पूछा गया है ए कितना है ना, तो ए कितना है, अगर इसके बारे में मेरे को चर्चा करनी है, आइए फटाफट से देखते हैं। पहले तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी। u sin थीटा को uy कहते हैं, हाँ कि ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया प्यारे बच्चों 2uy बाई जी। कितना हो गया? 2uy बाई जी। कितना हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट? 2uy बाई जी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो बेटा ये कितना रहा है? 2 × 6 12 12 बाई 10 1.2 सेकेंड्स, और 1.2 सेकेंड्स में ये कितना इधर जाएगा? 1 सेकंड में 8 जाएगा, तो 1.2 में 8 × 1.2 12 8 96 9.6 मीटर्स। और कह रहे हैं वही 9.6 मीटर आदमी ने भाग के ट्रेवल किया है। इनिशियल वेलोसिटी आदमी की 0 थी, 1 सेकंड के लिए उसने एक्सेलरेट किया हाफ a1² क्योंकि u तो 0 था, और 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? a। 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है प्यारे बच्चों उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी हो गई है a, और 0.2 सेकंड्स में कितना ट्रेवल करेगा? a × 0.2। बोलो आ गया। यहां से आप बहुत शानदार तरीके से a निकाल सकते हैं, है ना। और जो a है वही उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी भी है। कह रहे हैं जो वेलोसिटी 1 सेकंड बाद हो गई उसी से वो लगातार भागा है। क्या मेरे को a यहां से निकालना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा कन्वर्जिंग मिरर है। कह रहे हैं छोटा सा पोर्शन उसका रिमूव कर दिया है, तो बताइए इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? इमेज कहां भाग जाएगी? बेटा इमेज जो बनती है, भले आधा मिरर हो भले छोटा सा मिरर हो, इमेज पूरी की पूरी बनती है उसी जगह पे बनती है ना। इमेज जो है बेटा ऐसा नहीं है कि अगर ये आधा मिरर अगर कोई रिमूव कर दे, मैं ये नहीं कह रहा हूं थोड़ा सा कर दे, आधा रिमूव कर दे, मान लो यहां ऑब्जेक्ट है और यहां मान लो इमेज बन रही, तो इमेज वहीं बनेगी, बस थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होगी। यहां पर जैसे ऑब्जेक्ट था, यहां इमेज बन रही थी, पहले रेज यहां पर से भी पहुंच रही थी, यहां से भी यहीं 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 पहुंच रही थी। अगर ये पार्ट रिमूव हो गया तो ये वाली रेज नहीं पहुंचेंगी, उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, पर इमेज पूरी की पूरी ही रहेगी, है ना। इमेज ना तो इधर उधर शिफ्ट होगी, इमेज ना तो इधर उधर शिफ्ट होगी, ना ही इमेज दो हो जाएंगी, है ना। तो बेटा हमसे पूछा है इनकरेक्ट क्या क्या है? इमेज विल बी एब्सेंट, यस ये गलत है ना। इमेज ऑफ पॉइंट बी विल बी स्लाइटली बिलो द प्रीवियस पोजीशन, यस ये भी गलत है ना। 2 इमेजेस ऑफ पॉइंट बी विल बी फॉर्म्ड। बेटा जब भी इनकरेक्ट पूछा जाता है बच्चे गड़बड़ करते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मेरे को भी इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन करना हो, है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं भी गलत कर दूं। तो उसको सही करने का जो एक तरीका होता है मैं आपको बताता हूं। हमेशा इनकरेक्ट को सबसे पहले मार्क करें और आप करेक्ट ही ढूंढें, करेक्ट कौन कौन सा है, करेक्ट को टिक करें, ये करेक्ट, तो वो आंसर नहीं, दूसरा वाला आंसर। करेक्ट पे करेक्ट लगाएं, इनकरेक्ट पे इनकरेक्ट लगाएं और फिर इनकरेक्ट वाले चूज करके मार्क करें। हमेशा करने का यही तरीका होगा। आप इसके अलावा कोई भी तरीका फॉलो करेंगे, अगर आप इनकरेक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे गलत कौन सा है, उस टाइम आपका दिमाग ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मतलब आप पूरा सोच ही नहीं पाएंगे, आप फंस जाएंगे वहां पे, आप कुछ उल्टा सीधा ही सोचने लग जाएंगे फिर, क्योंकि आपको गलत ढूंढना, क्योंकि हमेशा आदत क्या है, हमको सही ढूंढने की आदत है, सही कौन सा है। गलत ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है कि जब भी अगर इनकरेक्ट आएगा तो आपको करेक्ट ही ढूंढना है, और फिर जिस पे आपने क्रॉस लगाया है वो आंसर है। हमेशा तरीका ये फॉलो करेंगे तो ही बेहतर रहेगा, नहीं तो 100% है कि गलत होने की पॉसिबिलिटी हायर साइड पे होगी, है ना। दोस्त कोई एक जना आए बेटा मदद करे। आज दिवेश आप दौड़ के, शाबाश, तो बहुत ही बकवास हो रहा है। हाँ दिवेश आओ, दौड़ के आओ। वो बेकार वाला ले लिया फिर आपने यार, ये सारे बेकार मिटोरे
हाँ, बंदी कर देते हैं ना भैया। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं एक जगह पे टेंशन टी नॉट है, यूनिफॉर्मली बढ़ के 16 टी नॉट हो गई, एल लेंथ की रोप है। कह रहे हैं यहाँ पर यहाँ से यहाँ को पल्स को जाने में टाइम कितना लगेगा। यहाँ टेंशन टी नॉट है, यूनिफॉर्मली बढ़ के 16 टी नॉट हो गई है, तो टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एल लेंथ में टेंशन में इंक्रीज आया है 15 टी नॉट का, एल लेंथ में 15 टी नॉट का इंक्रीज आया है, वन लेंथ में 15 टी नॉट बाय एल का इंक्रीज आएगा, एक्स लेंथ में इतने का इंक्रीज आएगा। ये इंक्रीज है ना, टी नॉट थी इतने से इंक्रीज हो गई 15 टी नॉट बाय एल इंटू एक्स, है ना। ये टेंशन हो गई है प्यारे बच्चों एट एक्स। ये क्या है? टेंशन एट एक्स, है ना। और टेंशन अंडर रूट टी बाई म्यू होती है बेटा रफ्तार। अंडर रूट टी बाई म्यू क्या होती है? रफ्तार। तो ऐसा ऑप्शन था ऑप्शन 3, है ना। लेकिन पेपर में आपको दोनों में 16 क्या रखा, तो डेफिनेटली थर्ड और फोर्थ दोनों के दोनों गलत ऑप्शन थे, है ना। अगर आपका जो पेपर देखें उसके हिसाब से, क्योंकि दोनों में 16 लिखा हुआ था। अब इसके बाद बेटा टाइम टेकन कितना होगा यहां से यहां पल्स को जाने में, तो बेटा v होता है अंडर रूट टी बाई म्यू, अंडर रूट टी नॉट प्लस 15 टी नॉट बाई एल इंटू एक्स बाई म्यू। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax आ रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं यहां पे वेलोसिटी अंडर रूट टी नॉट बाई म्यू है, और यहां पे अंडर रूट 16 टी नॉट बाई म्यू क्या हो जाएगा? 4 अंडर रूट टी नॉट बाई म्यू है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? u प्लस वी बाई 2 दैट इज 5/2 डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड 5/2 अंडर रूट टी नॉट बाई म्यू। बोलो आया कि नहीं है? हाँ ना बोले। नेक्स्ट इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ना यार बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है प्यारे बच्चों, जब भी बेटा थैले, जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो बेटा वहां पर हम बड़े आराम से एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन एवरेज वेलोसिटी से भी मेरे को वही आंसर मिलेगा, है ना। और अगर आप एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो भी वही टाइम पाएंगे, हाँ ना बोले। इसके बाद बेटा ये एक पार्टिकल है जो कि घूम रहा है। पूछ रहे हैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कब जीरो होगी। बेटा चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर वेलोसिटी v है, पोजीशन वेक्टर r पे जो चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r बाय r क्यूब। क्या होती है प्यारे बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r बाय r क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r बाय r क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v क्रॉस r बाय r क्यूब। एंड v क्रॉस r कैन बी जीरो ओनली एंड ओनली इफ एंगल बिटवीन v एंड r इज ईदर 0 और 180, है ना। अब बेटा 180 तो होगा जब चार्ज पार्टिकल यहां पे आएगा, हाँ ना बोले, जब वेलोसिटी इधर या जब वेलोसिटी इधर। तो आपको बस ये बताना है कि यहां पे या यहां पे कब आना है ना। अब ये r है इसका रेडियस और इसका डिस्टेंस 2r है, तो डेफिनेटली एंगल कितना हो जाएगा? cos थीटा r बाय 2r दैट इज थीटा आ जाएगा 60 या पाई बाय 3 कह सकते हैं। तो पाई बाय 3 घूमने में टाइम कितना लगेगा? पाई बाय 3 अपॉन ओमेगा, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन एंगुलर स्पीड, हाँ ना बोले। या 2 पाई से पाई बाय 3 कम घूमे, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 अपॉन ओमेगा, है ना। या 2 पाई प्लस पाई बाय 3 अपॉन ओमेगा, हाँ ना बोले। या 4 पाई माइनस पाई बाय 3 अपॉन ओमेगा। तो 3 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और चौथा वाला आपको गलत दिखाई दे जाएगा बहुत ही आराम से, ठीक है। तो आपको बस ये देखना था या तो पाई बाय 3 इधर हो या पाई बाय 3 इधर हो, तभी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे 0 आएगी। क्या दो आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन नंबर 7 पिछले पेपर में भी आया था, तब टेंशन पूछी थी, आज पूछा है उस वो जो धागा है वो वाइब्रेट कर रहा है इन इट्स थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? 4 लूप्स में। क्या होता है? 4 लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है। ये धागा प्यारे बच्चों 4 लूप्स में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। इस रॉड की लेंथ L है ना, और धागा जो है उसका म्यू 0.01 है, लेंथ इसकी 1 मीटर है, और इस रॉड का मास 60 किलोग्राम है। तो इसमें अगर बेटा 4 लूप बनेंगे
तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है प्यारे बच्चों फिक्स्ड एट बोथ एंड में v/12, तो 4v/12 हो जाएगी, दैट इज फोर्थ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन इज फोर्थ हार्मोनिक, nth ओवरटोन होता है n+1th हार्मोनिक, है ना, दैट इज n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड होती है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/12, जब स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड होती है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है v/4l। हाँ कि ना, आया कि नहीं, है ना। अब बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, v/2l ये फंडामेंटल है, 4v/2l विल बी द आंसर, और ये क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ v/l, और l क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1, और v क्या होता है √t/μ, v क्या होता है √t/μ, म्यू कितना है प्यारे बच्चों 0.01, हाँ कि ना, तो 100 आ जाएगा, 20√t इज द आंसर। बस आपको टेंशन निकालनी, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन इसके बाद। अब टेंशन कितनी निकल के आएगी, टेंशन अगर आप निकालना चाहते हैं इसमें, ये रॉड है जो कि 37 डिग्री एंगल पे है ना, यहाँ से एंगल 37 डिग्री है। अब यहाँ पर जो टेंशन फोर्स आ रहा है T, mg आ रहा है इधर को, तो अब यहाँ से हिंज फोर्स कुछ भी आ रहा होगा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसी के अबाउट मैं नेट टॉर्क 0 करूंगा, हिंज फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा, mg इंटू l/2 cos 37 बराबर cos 37 t इंटू l sin 37, हाँ ना बोलेंगे, t इंटू l sin 37 mg इंटू l/2 cos 37, इन दोनों को बराबर करेंगे, टेंशन बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हैं, हाँ कि ना, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा क्वेश्चन है कि अगर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक मास लटका हुआ है, स्प्रिंग से, अच्छा यहाँ से टेंशन आ जाएगी तो पुट कर लेंगे ना यहाँ पे, 20√t इज द आंसर फ्रीक्वेंसी, हाँ ना बोले, 4v/2l, l क्या था 1, तो 2v/1 है ना, v हो गया √t/μ, है ना, म्यू था 0.01, 100 का √10 आया बाहर, 20√t इज द आंसर, यहाँ से t निकाल लेंगे, mg/2 cot 37, हाँ कि ना। अब बेटा इसके बाद मेरे को कहा गया अगले क्वेश्चन में कि एक स्प्रिंग से मास लटका हुआ है और वो अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंचा, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी g है, गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी s है, ये क्लास का किया हुआ ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का अप्रॉक्सीमेटली मैं कह सकता हूं। बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी जो आएगा प्यारे बच्चों, अगर ये यहां से अपनी नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन से इक्विलिब्रियम पे आए तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा बेटा वो mgx आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, x नीचे आया तो, और एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी प्यारे बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स इंटू एक्स, और अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहाँ पे kx और mg तो बराबर होंगे, तो kx को mg लिख दीजिए, आप पाएंगे mgx/2, दैट इज जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, स्प्रिंग में एनर्जी आधी स्टोर्ड है और आधी डैम्पिंग वैम्पिंग में खर्च हो गई, है ना, आधी हवा को धकेलने में इधर उधर, मतलब बेसिकली थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, थर्मल एनर्जी में। तो यहां से निकल के क्या कहेगा, g = 2s, g = 2s। अगले क्वेश्चन में कह रखे हैं 5 सेकंड बाद एम्पलीट्यूड हो गया है 0.9 टाइम्स इनिशियल एम्पलीट्यूड, तो 10 सेकंड और बाद कितना हो जाएगा, दैट इज शुरू से 15 सेकंड बाद क्या हो जाएगा। बेटा जो एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है वो क्या होता है, a = a0 e की पावर माइनस bt/2m, क्या होता है प्यारे बच्चों, a = a0 e की पावर माइनस bt/2m, b इज डैम्पिंग कोफिशिएंट, है ना, m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब बेटा अगर मेरे से कोई कह रहा है 5 सेकंड बाद ये एम्पलीट्यूड था, तो बताइए कि 15 सेकंड बाद क्या होगा शुरू से, या 10 सेकंड और बाद क्या होगा। तो बेटा मैं बस आपसे इतना कह सकता हूं, a है a0 e की पावर माइनस bt/2m, तो अगर कोई कह रहा है 3t टाइम बाद क्या होगा, तो यहां पे t के बदले 3t आ जाएगा, a0 e की पावर माइनस 3bt/2m। इसको मैं कह सकता हूं, मान लो ये जो क्वांटिटी थी जैसे कह रखा था 0.9 है, तो ये 0.9 है, तो a0 e की पावर माइनस bt/2m का क्यूब, हाँ ना बोले, तो 0.9 का क्यूब टाइम्स हो जाएगा। अगर पहले 0.9 a0 हुआ था तो अब क्या हो जाएगा बेटा 0.9 का क्यूब, बेटा 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 इंटू 9 क्या होगा बेटा 729, कितना होगा, तो 0.729 a0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो अगर पहले n a0 हुआ था तो अब क्या हो जाएगा n³ a0, अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों n³ a0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, है ना, ये भी लगभग क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है, तो अगर आपको दिक्कत आए, है ना, तो ये अपना लेक्चर नंबर 5 में है SHM में, वो आप दक्षिणाई क्लासरूम पे जाएं, है ना, और आप बड़े मजे से देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 5 में आपको टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सेम क्वेश्चन मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
कह रहे हैं दो सोलर सिस्टम्स हैं, दो सन के अबाउट दो प्लैनेट घूम रहे हैं, सेम रेडियस पे घूम रहे हैं एंड उनके एंगुलर मोमेंटम तो बराबर है, एंगुलर मोमेंटम तो बराबर है। टाइम पीरियड का रेशियो दे रखा है 1:3, T1 by T2 3 दे रखा, अच्छा 3:1 दे रखा टाइम पीरियड का रेशियो। हमसे पूछा गया है बताइए मास का रेशियो क्या होगा। बेटा एक m1 मास है एक सोलर सिस्टम का, है ना, एक प्लैनेट है वो घूम रहा है, और दूसरे सोलर सिस्टम में दूसरा प्लैनेट घूम रहा है m2 मास का, और कह रहे हैं दोनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर है, दोनों का रेडियस सेम है, सेम रेडियस पे घूम रहे हैं, mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, ओमेगा क्या होगा 2π/t, है ना, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, आई ओमेगा ये आ गया एंगुलर मोमेंटम, m2r², ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू 2π/t2, हाँ ना बोले, 2π को काटेंगे r² को काटेंगे और हमको निकालना है m1/m2, तो m1/m2 प्यारे बच्चों क्या निकल के आ रहा है T1/t2, हाँ ना बोले, T1/t2, और T1/t2 क्वेश्चन में दे रखा है 3, खत्म। नेक्स्ट, इसके बाद प्यारे बच्चों मेरे को कह रखा है अगले क्वेश्चन में जहां पे इंपल्स पूछा है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है जो रोल करके नीचे आ रहा है एक वेज पे, जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा तो वॉल से जो फोर्स आ रहा है उसका इंपल्स क्या होगा, वॉल से जो फोर्स आ रहा है उसका वॉल से जो प्यारे बच्चों फोर्स आ रहा है उसका इंपल्स पूछा गया मेरे से, ठीक है। ये सिचुएशन है, अब बेटा ये तो बिल्कुल पक्का है कि फाइनली जब ये यहां पे पहुंचेगा तो कुछ इधर को दौड़ रहा होगा, हाँ कि ना, और अगर ये इधर को दौड़ रहा होगा तो मैं ये बिल्कुल पक्का कह सकता हूं कि अगर ये इधर को दौड़ रहा है तो किसी ने तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया है ना, डेफिनेटली इन दोनों के बीच में तो आएगा ही फोर्स, लेकिन उसका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएगा, तो जो वॉल से आएगा, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट इधर को आ रहा है ये वॉल को पुश करेगा तो वॉल इंटर्न पुश करेगा और यही नेट एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसी के कारण ही मोमेंटम चेंज होने वाला है। मोमेंटम जो चेंज कर सकता है प्यारे बच्चों वो एक्सटर्नल फोर्स है, जो मोमेंटम चेंज कर सकता है वो कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स का सम 0 होता है, और अगर इंटरनल फोर्स का सम 0 होता है तो मोमेंटम तो फिर वो चेंज कर नहीं पाएगा। हाँ, इंटरनल फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है, इंटरनल फोर्स सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है। दो Q1 Q2 चार्जेस को बिल्कुल पास पास रख दीजिए, छोड़िए, तो क्या होगा, Q1 Q2 को धकेलेगा, Q2 Q1 को धकेलेगा, दोनों दौड़ने लग जाएंगे, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पर मोमेंटम जितना उसको इधर को मिलेगा उतना इसको इधर को मिलेगा। करेक्ट है इनकरेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंटरनल फोर्स कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कह दो समझ में आ गया, नहीं आया, हाँ ना बोले यार। अब बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, बेटा वैसे तो लग रहा था ये कैपिटल आर नीचे आएगा, लेकिन कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर, तो इसका भी रेडियस है, हाँ ना बोले, तो ये जो हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर पे इसका सेंटर ऑफ मास चल रहा है, तो mg r माइनस आर ये ग्रेविटी ने वर्क किया बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई को क्या लिखेंगे 7/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से लिखना चाहो तो बड़े आराम से लिख सकते हो, आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा v², है ना, यहां से आपके पास आ जाएगा v² एंड हेंस फाइनली आप यहां से v भी निकाल सकते हैं। तो v कितना आएगा प्यारे बच्चों 10/7, v की वैल्यू आएगी √10 g r - r/7, और मोमेंटम में चेंज कितना आया बेटा ये mv, क्योंकि पहले तो एक्स डायरेक्शन मोमेंटम था ही नहीं, तो यही इंपल्स प्रोवाइड किया, और किसने प्रोवाइड किया, वॉल ने, हाँ ना बोलो, इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 ये वेव्स का क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, कह रहे थे एक ट्यूनिंग फॉर्क ए है जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क बी है जिसकी फ्रीक्वेंसी एक की 262 है, एक की 256 है। कह रहे हैं एक अननोन ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, बेटा एक 262 हर्ट्ज वाला ट्यूनिंग फॉर्क है, एक 256 वाला ट्यूनिंग फॉर्क है। तीसरे को बजाया, जितनी बीट फ्रीक्वेंसी इसके साथ आ रही है उससे इसके साथ जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है इसके साथ उससे डबल आ रही है, तो बेटा या तो 258 हो सकता है कि इसके साथ डिफरेंस जो भी हो x इसके साथ 2x हो, हाँ ना बोलो यार। तो अगर या तो इससे 2 ऊपर हो जाओ तो इससे 4 नीचे अपने आप हो गए, तो इससे डिफरेंस 2 हो गया, इसके साथ बीट फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, इसके साथ 4, पर ये ऑप्शन था नहीं। या आप कह सकते हैं इससे 6 नीचे आए, 6 और नीचे आ जाए 250 पे, ताकि इसके साथ जो डिफरेंस है वो x हो गया और इसके साथ 2x हो गया, 12, 6 और 12 हो गया। तो बेटा अपने पास ये 250 वाला ऑप्शन था, तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर मैं चाहता हूं इस वाले के साथ डबल आए तो बेटा आंसर क्या होगा 250। सिमिलरली अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दे देता, मान लो इस वाले के साथ जो आए वो डबल आए, तो या तो मैं बोलता
इसके साथ जो है इसके साथ उससे डबल है, तो या तो मैं बोलता 260 या मैं बोलता 268। अरे हाँ ना तो बोलो यार, नहीं पल्ले पड़ा क्या? हाँ ना बोलो, पक्का समझ में आ गया नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रॉड गिर रही है पॉइंट ए आके जमीन पे, फिसला भी नहीं, चिपक गया पॉइंट ए आके, है ना। आपसे पूछा गया कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी रॉड जस्ट आफ्टर द एंड स्टिक्स टू द ग्राउंड, है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, ये 5 मीटर की ऊंचाई से गिरनी चालू हुई और यहां पे आके ये एंड जो है वो चिपक गया, है ना। क्वेश्चन में क्या रखा है कि कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट इज एनर्जी लूज तो होने वाली है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी, वैसे भी कोई भी कोलिजन हो एनर्जी तो लूज होती ही होती, कुछ ना कुछ तो थर्मल एनर्जी, आवाज में एनर्जी, है ना, मतलब कन्वर्ट होती ही होती है। अब देखो बेटा, यहां पर यहां से नॉर्मल फोर्स आना है इंपल्सिव, इसी के अबाउट टॉर्क ले लीजिए, नेट टॉर्क 0 है, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर 5 मीटर नीचे आई है तो बेटा h अगर फ्री फॉल होती तो √2gh वेलोसिटी आती, h 5 है, 2 5 10, 10 10 100, 100 का अंडर रूट वापस से 10 आ जाएगा, तो 10 वेलोसिटी है। तो mv इंटू ये 30 इधर से एंगल है तो यहां से 60 हो गया, l/2 mv इंटू l/2 cos 60, ये mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, और फाइनली क्या हो जाएगा ml² ओमेगा। कभी कभी बच्चे काइनेटिक एनर्जी बराबर करने की कोशिश करते हैं, हाफ mv² बराबर हाफ i ओमेगा², जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बेटा कोई भी कोलिजन हो एनर्जी तो लूज होगी ही होगी, हाँ ना बोले। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रखे हैं कि पहले हमने एक कैपेसिटर को V वोल्ट से चार्ज किया और फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, उसके बाद उसके सेपरेशन को हमने 50% कर दिया। बेटा अगर मैंने कैपेसिटर के सेपरेशन का डिस्टेंस अगर 50% कर दिया तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बेटा क्या हो जाएगा? अब पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा? क्योंकि बेटा अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट है, तो चार्ज वही है, तो Q/A∁0, बीच में फील्ड वही है, डिस्टेंस हाफ हो गया, तो बेटा मैं ये कह सकता हूं E इंटू डी से पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया। नहीं तो आप V को अगर आप Q/C कहना चाह रहे हैं तो C होता है प्यारे बच्चों A∁0/D। अगर D को आपने हाफ किया तो कैपेसिटेंस डबल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया। तो जैसा आपका मन करे, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया है। उसके बाद इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए प्यारे बच्चों। उसके बाद बेटा क्या किया हमने? राजन और राजन के पड़ोसी, बेटा आप इधर नहीं देख रहे, बिल्कुल गलत चीज है बेटा। उसके बाद हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से जो इसका K10 है, तो बेटा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो बेटा जो अब कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 10 टाइम्स। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हुआ था, फिर हाफ का भी 1/10 हो गया, हाफ का भी। पहले हमने क्या किया बेटा? C को डबल किया और फिर C को उसका भी 10 टाइम्स कर दिया, दैट इज हमने C को 20 टाइम्स कर दिया। तो Q/C से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1/20 टाइम्स हो गया, दैट इज 100 था तो 100/20 मतलब 5 हो गया, 95% से डिक्रीज हो गया। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइंड है जिसपे हमने एक प्लेन मिरर लगा रखा है। 60 डिग्री प्यारे बच्चों एंगल ऑफ इंक्लाइंड है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूं, जिसपे हमने एक प्लेन मिरर लगा रखा है। ये 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइंड है जिसपे प्लेन मिरर लगा रखा है ना, और ये अब ऑसिलेट कर रहा है। पूछ रहे हैं मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसकी अगर v है और अगर इससे 30 डिग्री एंगल पे चल रहा है, ये 60 है तो डेफिनेटली ये 30 होगा, हाँ कि ना? तो इमेज भी जो होगी वो इससे 30 डिग्री एंगल पे चलेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये 30, तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट 30 डिग्री एंगल पे चल रहा है मिरर से, ये मिरर है, तो इमेज भी मिरर से 30 डिग्री एंगल पे ही चलने वाली। क्या ये बात समझा पाया हूं मैं आपको? हर्षदा बेटा आप इधर देखें, बेटा सबके सब लोग इधर देखें, मेरे को एक एक करके बुलाना ना पड़े। मैं प्यारे बच्चों बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे चल रहा है तो इमेज भी 30 पे चलेगी, दैट इज जो इमेज का एंगल हो गया वर्टिकल से वो 60 हो गया। इमेज 60 डिग्री एंगल पे चल रही है वर्टिकल से, ऑब्जेक्ट चल रहा है v से नीचे को, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v पलट के दे देंगे। अब दो वेक्टर हो गए जिनके बीच में एंगल 120 है, और अगर दो वेक्टर होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, बीच में अगर एंगल 120 होता है तो रिजल्टेंट भी क्या होता है? दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी विल कम आउट टू बी v।
और मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे हैं, या मैक्सिमम वेलोसिटी कह लीजिए, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा और ओमेगा होता है प्यारे बच्चों अंडर रूट के बाय एम। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं लेंथ भी 1:2 के रेशियो में है, दो स्टील वायर्स हैं जिनके लेंथ भी 1:2 के रेशियो में है और जिनके रेजिस्टेंस भी 1:2 के रेशियो में है। रेजिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों रो एल बाय ए। अब अगर रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ का रेशियो आ जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ, कोई बात नहीं बेटा, अगर दोनों स्टील वायर्स हैं तो दोनों के रोह तो बराबर ही होंगे। बेटा निशांत खड़े हो जाएंगे बेटा, दो अगर स्टील वायर्स हैं बेटा फटाफट से बोले, अगर दो स्टील वायर्स हैं दोनों के रोह तो प्यारे बच्चों यहां पे बराबर ही होंगे। और अगर रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के रेशियो के बराबर आ रहा है, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के रेशियो के बराबर आ रहा है लितेश, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के रेशियो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब रोह तो सेम था ही, एरिया भी सेम होगा, हाँ ना बोले, तो दोनों वायर का एरिया सेम है। अब अगर दोनों वायर का प्यारे बच्चों एरिया सेम है तो अब मेरे से पूछा गया इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो बताइए इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। करंट दोनों में सेम होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है, I = NeAVD। करंट सेम होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। ई सबके लिए सेम होगा, एक क्वेश्चन में सेम है और करंट सेम है इसलिए वीडी भी सेम होगा दोनों में, तो वीडी का रेशियो आ जाएगा 1:1। अगला क्वेश्चन है, एक मशीन है जो एक ऑब्जेक्ट को पावर सप्लाई कर रही है, एक मशीन है जो एक ऑब्जेक्ट को पावर सप्लाई कर रही है ना, एंड पावर डिपेंड्स ऑन वी की पावर क्यू। रोहित बेटा पावर जो है वो वी की पावर क्यू पे डिपेंडेंट है। रोहित बेटा खड़े हो जाएंगे, बेटा पावर किस पे डिपेंडेंट है, वी की पावर क्यू पे। अब कह रहे हैं जब मशीन ने ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी दे दी, जो वर्क किया है वो किसके प्रोपोर्शनल में आएगा, बेटा वर्क डन तो हाफ mv² ही आएगा। रेस्ट से एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया है और उसको स्पीड v दे दी है, तो वर्क क्या हुआ प्यारे बच्चों, हाफ mv², दैट इज वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू v²। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। अच्छा बेटा देखिए, अब देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर क्या है प्यारे बच्चों, सोर्स ऑफ साउंड एमिटिंग अ नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी is moving towards a stationary listener and then recedes from the listener with constant velocity maintained throughout the motion. The frequency heard by the listener when plotted against time t will be। अरे बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है यार, छी। इसमें क्या है बेटा, पहले जब वो पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। अरे ये खड़ा है, ये अपना ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर का नाम क्या है, बकासुर। ये बकासुर यहां बैठा हुआ बहुत शानदार तरीके से, ये बकासुर है और यहां पे गाड़ी पे बहुत शानदार तरीके से गाड़ी आ रही है ना, और गाड़ी पे अपना दीपक है ना। अब ये बहुत जोर से आ रहा है, पहले इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी और जब गाड़ी निकल जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी। भाई गाड़ी जब निकल जाएगी तो खत्म हो गया, पता नहीं क्या करता हुआ इंसान मर गया बेचारा, पता नहीं उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो पाई नहीं हो पाई। चलिए आइए देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि भाई इसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, मान लो ये आत्मा है जिससे मतलब गाड़ी आर पार निकल सकती है ना, तो इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो बेटा फ्रीक्वेंसी इसको क्या सुनाई देगी, पहले ज्यादा सुनाई देगी जब पास आ रहा है और बाद में कम सुनाई देगी, है ना। तो पहले ज्यादा और बाद में कम। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं आया समझ में, आ गया बहुत शानदार। क्या है, कौन है, नहीं बढ़ती क्यों जा रही, कांस्टेंट रहेगी ना। अगर सोर्स आपकी तरफ अगर आ रहा है तो f' = f v vs, तो माइनस vs नीचे आएगा, बस उतना ही तो रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो बढ़ेगी क्यों, पास आने से बढ़ती थोड़ी ना, पास आने से इंटेंसिटी बढ़ती ना कि फ्रीक्वेंसी। अरे वो इंटेंसिटी है ना, आवाज तेज सुनाई दे रही है ना, ये तेज आवाज जो आ रही है मेरे पास आने पे, अगर मैं आपके पास आता जाऊं बोलता बोलता तो आपके कान में मतलब जो इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी तो वही प्रदीप सर की आवाज थोड़ी ना बदल जाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि मैं आपके पास आ रहा हूं तो भाई मेरी आवाज लता मंगेशकर जैसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ना बढ़ने की। चलिए नेक्स्ट। हाँ अगर एक्सेलरेटेड होता तब ना, पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहे हैं यार, क्या बात करता है यार। और राजन भाई सब ठीक ठाक है, तो कहने का मतलब ये अगला क्वेश्चन है बेटा, डिस्क ऑफ रेडियस √3 यार, कुछ नहीं है भैया, ये -2 सिग्मा -3 सिग्मा टोटल -5 सिग्मा टोटल है ना, हो जाएगा। बेटा देखो यहाँ पे बतानी है मेरे को पोटेंशियल, यहाँ पे दिख रहा है कहाँ पे ये। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, अब पोटेंशियल तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना,
तो -2 सिग्मा वाली एक ये वाली क्वार्टर प्लेट है, और ये -3 सिग्मा वाली क्वार्टर प्लेट है, और ये 4 सिग्मा वाली, और ये सिग्मा वाली। इसको यहां से उठा के यहां पे रख दिया, तो 4 सिग्मा प्लस सिग्मा हो गया, 5 सिग्मा हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, जो यहां था उसका डिस्टेंस यहां से भी वही रहेगा। अरे बोलो आया यार। सिमिलरली इसको उठा के भी इधर कर दी, तो ये -5 सिग्मा हो जाएगा। अब दोनों चार्ज बराबर हैं और बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अच्छी से बुरा क्वेश्चन है यार। अरे बोलो आया यार। चलिए, ये बेटा आइडियल बैटरी, आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। बोलो आया। ये आइडियल एमीटर है आर, एमीटर आर, ये क्या है? बैटरिया V वोल्ट, आर वोल्ट मीटर। अरे हाँ ना बोलो यार। ये वोल्ट मीटर है। अब इसकी रीडिंग क्या आएगी बेटा? इसमें करंट तो आने का नहीं, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो करंट हो गया 0, तो इसके क्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा नहीं कुछ भी। तो जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप है वही ये रीड करेगा V डायरेक्टली, क्योंकि है तो पैरेलल में। अरे हाँ ना बोलो। और इसमें करंट कितना जाएगा बेटा? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0, तो V/R करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा? V/R। पूछा है वोल्टमीटर की रीडिंग अपॉन एमीटर की रीडिंग, V/V/R कर पाओगे? अरे बेटे की V काटने, फिर R ऊपर चला जाएगा, यहाँ ग्रेविटी कम है ना। हाँ ना बोलो। नेक्स्ट, अब ये बेटा 5 प्लेट है। ये प्लेटें हम बड़ा खेल चुके हैं आप लोगों के साथ यार। चलो, बकासुर की आत्मा को शांति मिले। हाँ भाई चलिए, यही देखिए, क्या बताएं बाबूजी। हेलो शेरू, कैच। 1 2 3 4 5 5 प्लेट हैं, मदद करते हैं। 1 2, जल्दी बनवाओ। 3, बहुत शानदार। 5 वाली को 2 से जोड़ना है। 1 2 3 4 5। अब उसके बाद पूछा क्या है? वर्क डन बाय बैटरी। अच्छा, मतलब C इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, और 1 3 कनेक्टेड है, बस यही है ना, और तो कुछ नहीं है। तो भाई देखो, 2 जब जोड़ा तो 2 वाला पॉजिटिव टर्मिनल पे है, और 2 वाले के 2 कैपेसिटर हैं। 2 का 1 के साथ है, 2 का 3 के साथ है। बोलो यार। सॉरी। हाँ आइए देखिए, तो 2 का 1 के साथ है, 2 का 3 के साथ है। नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो यार। अब 3 का 4 के साथ है, 3 का, और फिर 4 का 5 के साथ है। वेरी गुड। इससे हमने बहुत भयानक करवाए थे, आपको याद है? और 5 वाला नेगेटिव टर्मिनल पे। नहीं है समझ में? हाँ ये देखिए, तो C तो C नहीं है, और ये वाला C C/2। हाँ ना बोलो यार। अब 2C और C/2, 2C और 2C/4 हो गया ना, 2C/5 हो गया। अरे हाँ ना बोलो यार। नहीं है। अरे C 2C, C C/2 सीरीज में, तो C C/2 हो जाएगा ना यार। अरे यार ऐसे देख रहा है निशांत यार। निशांत 1/C इक्विवेलेंट 1/C प्लस 1/C, तो 2/C हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट C/2। नहीं है समझ में निशांत? आ गया, रुके। तो बेटा कहने का मतलब है, अब ये 2C और ये C/2, तो 2C और C/4, 2C और 2C/4 2C/5 हो जाएगा। भाई मतलब एक्सप्रेशन फिर भी पूरे दे रहा है, ऐसे बैठा हुआ। मैं कह रहा हूँ 2C और 2C/4 2C/5। मन लगाओ तुम इधर। अरे आया नहीं है? 2C/5 अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 2C/5। लो एक बना दो 2C/5। अब बताओ बैटरी कितना वर्क करेगी? ओए QV तो हाँ QV, हाँ 2C/5V ये हो जाएगा 2C/5V, ये चार्ज आ गया, CV से चार्ज निकाल लिया, Q × V बैटरी ने वर्क कर दिया, तो 2/5 CV²। कौन सा ऑप्शन? 2। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। वैसे तो ये थोड़ी गड़बड़ बात है। किस पे? वॉल पे डायरेक्शन अलग होगा और उस पे अलग होगा। वॉल पे अलग होगा डायरेक्शन, और ब्लॉक पे डायरेक्शन अलग होगा, अपोजिट होगा ना, इक्वल अपोजिट। अरे हाँ ना बोलो यार।
दे ही नहीं रहा यार। अरे आया कि नहीं आया? अब देखिए, ध्यान समझिए, ये 4 किलो का पत्थर है। कितने किलो का पत्थर है? अब यहां पे 80 न्यूटन लगाया। 80 के कंपोनेंट क्या कहेंगे? 8 8 64, और इधर को कितना आएगा? 6 8 48 48, और इसका वेट 40। ठीक है, म्यू कितना है? नॉर्मल कितना आएगा? 64। तो मैक्सिमम नहीं है समझ में। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स क्या जाएगी? 0.2 इंटू 64, कितना हो जाएगा बेटा? 12.8। कितना हो जाएगा? 12.8। तो F max इज 12.8। हाँ ना बोलो यार। अब इससे तो कम ही आंसर होगा, इससे तो छी। चलिए, मतलब कोई बात नहीं, मतलब मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बेटा 48 40। अब ये बेटा पक्का पता है कि फ्रिक्शन जो होगा वो 8 ही आएगा बेटा ब्लॉक पे, और नीचे को आएगा। अरे हाँ ना बोलो यार। ये तुमने 8 न्यूटन अपवर्ड पे टिक किया है बेटा। कोई बात, वेरी गुड। A particle is projected with a velocity u making an angle theta with the horizontal. The instantaneous power of gravitational force varies linearly with time. नहीं है। अरे पत्थर फेंका है जोर से। कैसे फेंका है बेटा? अगर वेलोसिटी u है, x और y कंपोनेंट बताओ कितने कितने आएंगे? अरे बोल दो फिर। वेरी गुड। अच्छा, t टाइम बाद पार्टिकल कहां पे होगा? हवा में। कहां होगा? वेरी गुड। अच्छा, वेलोसिटी बताओ t टाइम बाद कितनी होगी? x में कितनी होगी? u cos थीटा, और इधर कितनी होगी? u sin थीटा माइनस। अरे हाँ ना बोलो यार। नहीं है। अब बेटा f डॉट v पावर होती, बात मालूम है आपको? हेलो, f डॉट v पावर होती, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया? u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। बोलो आया? नहीं है। अब f कितना है? माइनस एम जी जे कैप। क्या ये बात समझ में आ रही है? f डॉट वी। वैसे तो बेटा मैं इतना लिखने के मूड में नहीं था, पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया। तो बेटा क्या बन जा रही है? पावर इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है माइनस एम जी, अरे बोल दो मुंह से, इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो क्या दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ लीनियरली वेरी कर रही है? अरे एफ डॉट वी तो कर पाओगे ना यार? नहीं है समझ में भाई सुरेंद्र? हाँ भी राजन पुत्र आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कह रहा है हवा चल रही है। क्या चल रही है? हवा चल रही है। प्रभात जैसे बहुत सारे लोग खड़े हुए, हवा चल रही है। अच्छा, किधर से किधर को हवा चल रही? सोर्स से ऑब्जर्वर को। सोर्स से ऑब्जर्वर को हवा चल रही है, और कितनी वेलोसिटी चल रही है? यू से। अच्छा, साउंड की वेलोसिटी वैसे कितनी है? स्टिल एयर में कितनी दे रखी है? सी है। तो अब क्या हो जाएगी? सी प्लस यू। अब क्या हो जाएगी बेटा? अगर हवा ना चलती तो सी लेंथ में एफ वेव्स आती, अब सी प्लस यू लेंथ में एफ वेव्स आएंगी। अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो एक वेव पल्स कितनी लेंथ में आएगी? सी प्लस यू बाय एफ। क्या दो आ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? जो भी आपके पेपर में सी प्लस यू बाय एफ नाम से। अरे हाँ ना बोलो यार। तो बेटा इसी के साथ CT3 मेंस खत्म होता है। आपका काम यह है कि भैया पेपर को बहुत ध्यान से एनालाइज करें, अपनी गलतियां कहीं ना कहीं लिख डालें, ताकि अगली बार वो गलतियां रिपीट ना हो, है ना। पेपर में कभी कभी बच्चे कहते हैं ना हड़बड़ाहट हो रही है, तो हड़बड़ाहट हो रही है, तो बेटा ये तो यही बस मतलब यही तो लर्निंग प्रोसेस है ना। अपने को ये सीखते चले जाना है क्या हमने गलती करी, ताकि वो रिपीट ना हो, है ना। पेपर में आसान क्वेश्चन थे पर अपने घबरा गए, 2-4 क्वेश्चन नहीं हो तो अपने घबरा गए, है ना। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मिला होगा शायद, है ना, वो उतना अच्छे से कर नहीं रखा तो घबरा गए अपने, या मान लो कि दूसरा मतलब ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिख गया अचानक से। तो जो अगर मान लो नहीं भी कर रखा, हमेशा अपने मन में एक बात हमेशा याद रखनी कि मेरे करने लायक क्वेश्चन जरूर है। आप पेपर अब देख चुके हैं, सॉल्यूशन देख चुके हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऐसा महसूस ना हो रहा हो कि आपके करने लायक पेपर था या नहीं था। पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर सकते, पर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते थे, है ना। तो ये आपको बहुत कायदे से क्लियर रहना चाहिए, अपनी गलतियों को नोट करना चाहिए, है ना। अपने आप को प्रूव कर लीजिए कि पेपर आपके जो भी मार्क्स आए उससे ज़्यादा आ सकते थे, है ना। जब जब अगर आप ये काम करेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप
मतलब आईआईटी के नज़दीक पहुंचते चले जा रहे हैं। आप जितने भी पेपर देते जा रहे हैं उनके एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्लियर होना चाहिए जो भी आपने स्कोर किया इससे ज़्यादा कर सकते थे, पर कैसे। मैंने आपको बोला था कि अगर आप 3-4 घंटे भी खराब करते हैं ना पेपर के बाद, सॉल्यूशन सुनने के बाद, तो आप वो खराब नहीं करें, आप बहुत ज़्यादा मतलब अपना टाइम यूटिलाइज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं नीट से कंपेयर करूं, नीट वाले बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप लोगों के लिए तो बेटा स्ट्रैटेजी ही मेन है, क्योंकि आप लोगों का गेम ही मतलब कॉन्फिडेंस का है। आप लोगों का गेम है पेपर में, अगर आप कॉन्फिडेंटली जाते हैं ना, आपको मालूम है कि पेपर में आपके करने लायक क्वेश्चन है। हम लोग आखिरी में क्यों कराते हैं ये, हम आपको कराएंगे 2008 या 9 से पेपर आपके स्टार्ट होंगे, 2009 आईआईटी जेई से, या जेई एडवांस कह लीजिए, और जेई एडवांस 2020 तक के हम आपको पेपर पूरे कराएंगे यहाँ पे क्लास में। उसके पीछे रीज़न क्या है, वो केवल हम आपको एक ही चीज़ देना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस, कि देखो पेपर में जैसा हम बोलते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं, जो चीज़ें हम बोलते हैं वो आती हैं। और अगर आपने हर एक पेपर के एनालिसिस अगर यहाँ पर वैसे इसमें अगर प्राउड फील कर रहे हो तो कर सकते हैं अपने लोग कि मतलब खाली दक्षिणा ये मतलब जो हमने एनालिसिस हर एक पेपर के हमने बना रखे हैं आईआईटी के पेपर्स के, ये समझाते हो कि हर पेपर में केवल मतलब 30 से 40% पेपर तो बहुत ही आसान आते हैं। अगर आपकी डिसेंट प्रिपरेशन है तो 30-40% पेपर आपको बहुत आसान लगने वाला है। आसान नहीं, बहुत आसान। जिस पेपर को मतलब क्लेम किया जाता है कि ये मतलब आज तक का मतलब सबसे डिफिकल्ट पेपर है, 20 साल में सबसे डिफिकल्ट पेपर है, उस पेपर में भी 30 से 40% आसान है ना। मतलब यही आपको बस काम कर रहे हैं। अगर ये आपको क्लियर रहा तो 2021 का है ना जो भी पेपर होगा आपको ये मालूम होगा कि यार आज तक अगर 20 सालों में अगर ऐसा नहीं हो तो 21 में कुछ नया नहीं होने वाला है। बस प्रॉब्लम एक ही जगह पे, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर हार नहीं माने ना पेपर में तो आप जीत जाएंगे। पेपर बेटा आईआईटी का पेपर यही मतलब बस चेक करता है। मेरे को अब ईयर याद नहीं है, मैं आपके सामने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जतिन जोशी एक बच्चा था, काफ़ी पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो बैच मैंने पढ़ाया था उसमें ये आप टॉपर ही मान लीजिए, टॉपर या सेकंड थर्ड रैंक पे मान लीजिए, है ना। ये इसको हमेशा ये महसूस होता था, मतलब इसकी जो गलती थी, ये बहुत सारे बच्चों की मतलब गलती नहीं कहूँगा, मतलब उसको ये महसूस होता था, कॉन्फिडेंस था उसको कि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है ना। तो उसको ये ना महसूस होता कि भाई मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है और मैथ्स से शुरू करूँगा। उसको मैंने बोला था मैथ्स से कभी मत शुरू करना भाई, ये धोखा देता है सब्जेक्ट। मैंने ये पर्टिकुलर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है ना धोखा हो जाता है पेपर में। आप जितनी मर्जी तैयारी कर जाएं, मतलब वो आप फंस सकते हैं। आपका वो लास्ट सब्जेक्ट होना चाहिए पेपर में करने के लिए, है ना। उसने पहला सब्जेक्ट वही ओपन किया था, उसका आईआईटी में सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। वो टॉपर था हमारे बैच का यार। उससे जो बेकार बच्चे थे वो 700-800 रैंक लेके आए थे, उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। ये है नर्वसनेस। मैं आपको बता रहा हूँ वो टॉपर था, मतलब वो एवरेज बच्चा नहीं था, वो बहुत ब्रिलियंट था। केवल और केवल वो पेपर में घबरा गया क्योंकि उससे मतलब मैथ्स के शुरू के 4-5 क्वेश्चन लगातार नहीं बने। अब जब नहीं बने ना तो उसके बाद आसान भी फिर मुश्किल लगने लग जाते हैं और फिर दिमाग पजल हो गया। उस समय पर उसको करना ये चाहिए था, अगर मेरे से कोई पूछे कि उसको करना क्या चाहिए था, उसको करना ये चाहिए था, उसको पेन आराम से रखे, 4-5 नहीं हो ना, इत्मीनान से एक बार डीप ब्रीथ करनी चाहिए थी, अपना मतलब बढ़िया से पानी पी के, और मतलब अपने मन को समझाना चाहिए था नहीं यार मेरे करने लायक क्वेश्चन होंगे, पूरा साल मेहनत करी है और मेहनत का फल तो मिलना ही मिलना है ना। और अगर आप डिसेंट जगह पढ़ रहे हैं, जैसे आप दक्षिणा में पढ़ रहे हैं, दक्षिणा में यार मतलब इससे बढ़िया आपको कहाँ मिलेगा कुछ भी यार, है ना। मतलब इससे बढ़िया आपको नाम सुनने में मिल सकते हैं, आपको लगेगा कि नाम सुनने में बेहतरीन, लेकिन यहाँ पे प्रिपरेशन का लेवल बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर प्रिपरेशन जिस लेवल पे आप लोगों की हो जाती है, इररिलेवेंट चीज़ें बिल्कुल काट के आपको चीज़ें कराई जाती हैं। हर चीज़ें बिल्कुल रेलिवेंट कराई जाती हैं यहाँ पे, फालतू सिलेबस आप नहीं पढ़ रहे, है ना। मतलब बिल्कुल टू दी पॉइंट मतलब बातचीत हो रही है। और तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं बने तो आगे मेरे मतलब के क्वेश्चन हैं। अगले पेपर के लिए भी आपके मन में ये होना चाहिए कि मेरे 2-3 क्वेश्चन नहीं बन पाए ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 मिनट का रिलैक्स करो, अपने मन को समझा लो, नहीं यार मतलब मैंने मेहनत करी है, मेरे को नंबर मिलेंगे। और जितनी मेहनत करते हैं ना उससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, है ना। ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है ये। तो जितनी मेहनत करते हो बस आपको अपने आप पे भरोसा मानना है कि नहीं मेरे करने लायक क्वेश्चन है, बस आप आगे बढ़ते चलिए पेपर में, आप पक्का मतलब कामयाब हो जाते हैं। पर आपके मन में एक चीज़ बिल्कुल 100% होनी चाहिए कि पेपर में मेरे करने लायक क्वेश्चन है। तो जो भी आप पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं उस पेपर को ध्यान से एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि इसमें मेरे करने लायक क्वेश्चन थे, मेरी गलती थी कि मेरे मार्क्स इसमें 10 आए, 15 आए, 20 आए।
इसमें कितने आ सकते थे, सबके अलग अलग होंगे। हो सकता है कि इसके 5 नंबर हैं तो ये 17-18 लेके आ सकती थी, सबका लेवल अलग अलग है। हो सकता है कोई जो 20 लेके आया वो 40 लेके आ सकता था, है ना, सबका लेवल अलग अलग। पर अपना लेवल तो अचीव करो। जब आप जिस लेवल के हो ना उस लेवल को अचीव कर ले तो आपका काम बन जाता है बस, और वो बहुत बढ़िया काम बन जाता है। तो अगर आप पेपर्स के एनालिसिस करते चलते हैं ध्यान से, ये केवल और केवल आपको कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं यार मेरे करने लायक क्वेश्चन तो होते हैं, बस मेरी गलती हो रही कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और ये पेपर लेके बैठना आपको ही पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या इस टाइप का क्वेश्चन हम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। रेडियल, टेंजेंशियल, एक्सेल, और ये जो पेपर्स है ना बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ, इन पेपर से इंपॉर्टेंट कोई शीट नहीं है, इन पेपर से इंपॉर्टेंट कोई शीट नहीं है, कोई मॉड्यूल नहीं है, कोई प्रैक्टिस शीट नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है। इनसे इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं। ये पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट, जितने पेपर्स आप दे रहे हैं पेपर्स मतलब बहुत ही ये ट्राइड टेस्टेड पेपर्स हैं, बहुत सालों से ये पेपर्स चल रहे हैं और ये बहुत ही शानदार पेपर्स हैं। इसमें अपडेट ही हुए हैं, इसको ख़राब नहीं किया गया, अच्छा ही किया गया। तो आप कोशिश करें कि पेपर्स को बहुत ध्यान से एनालाइज करें और अगले पेपर में थोड़ा सा बेहतर करें। चलिए, मुलाकात होती है आप लोगों के साथ प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में CT3 एडवांस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।